हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट, आज हम ज्योग्राफी सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें हमें ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब देखेंगे और ग्लोब वास्तव में है क्या, तो वो भी देखेंगे। और इससे पहले चैप्टर 1 हो गया है, तो प्ले लिस्ट में वो भी कर लेना आप एक बार। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझो ग्लोब क्या है। व्हाट इज दिस ग्लोब? तो ग्लोब एक काल्पनिक पृथ्वी है जिसकी सहायता से हम अपनी वास्तविक पृथ्वी का अनुमान या अंदाजा लगाते हैं, बट ये वास्तविकता से बहुत ज्यादा परे है। जैसा कि आपको एक ग्लोब दिख रहा है ना, तो ये जो ग्लोब पर पृथ्वी का झुकाव है, ये आपका 23.5 डिग्री है। ठीक है, और बट जैसा कि आपको ग्लोब में दिख रहा होगा, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते होंगे और आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आते होंगे। क्या वास्तव में जो हमारी पृथ्वी है, क्या वो रियलिटी में फुटबॉल की तरह ही है, या जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या सेम टू सेम बिल्कुल ऐसी है? तो रियलिटी में ऐसी नहीं है। देखो, समझते हैं ऐसी क्यों नहीं है। देखो, जो हमारी पृथ्वी होती है, वो दो प्रकार की गति करती है। एक तो घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमा गति। ठीक है, जब वो घूर्णन गति करती है पृथ्वी, तो वो अपने अक्ष पर भी घूमती है, तो जो उसका वास्तविक आकार है ना, अपनी ध्रुवों की तरह, सेब की तरह अंदर को धसी हुई है वो। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? जब वो अपनी घूर्णन गति करती है ना, तो उसके जो ध्रुव होते हैं उस पर फोर्स लगता है, जिसके कारण उसके वो ध्रुव अंदर की ओर धसे हुए हैं। तो कह सकते हैं संतरे की आकार की, और हालांकि उसमें भी वो चपटी नहीं है, बिल्कुल ऊपर नीचे है। तो इस प्रकार की अपनी पृथ्वी है। ठीक है, और सीधा सा लॉजिक याद रख लेना, उसका आकार कैसा है? भू-आब। ठीक है, जो कि आपका पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब इसकी आकार की बात होगी। आगे वाली चैप्टर में इसकी पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलो ये सब समझ गए ना आप ग्लोब के बारे में। तो अब समझ लेते हैं अक्ष क्या है। हालांकि ये आपको थोड़े थोड़े काम में आ जाएंगे। ठीक है, तो अक्ष क्या है? ठीक है, तो अक्ष ये आपको ये यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ग्लोब के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखोगे ना, तो दूसरी बार तो मतलब आपको ऑटोमेटिकली परिभाषा याद हो जाएंगी। ओके, और ये ठीक, और फिर आगे चलते हैं हम। विषुवत रेखा, इसके बारे में समझो। अब आप विषुवत रेखा क्या है, ये आपकी बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं। यहां से बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और सीरियस हो जाना है। अब विषुवत रेखा क्या है? तो एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। तो क्या है? जैसा कि मान के चलो, ग्लोब छोड़ो, अभी पृथ्वी मान लो इसे। ठीक है, तो विषुवत रेखा ये है, काल्पनिक है ये। ठीक है, रियलिटी में कोई पृथ्वी पर अगर आप जाओगे कभी, पहली बात तो ऐसा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो वहां ऐसा रियलिटी में कोई रेखा नहीं है, ये हमने खुद बनाई है, जो हमारे काम थोड़े आसान हो जाएं। तो ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसका नाम रख रखा है विषुवत रेखा। ठीक है, थोड़ा पेन डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसके लिए एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो विषुवत रेखा वह काल्पनिक रेखा जिससे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। बोल सकते हैं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ठीक है, इस प्रकार की भी याद रख सकते हो। तो अब देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ठीक है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुव स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब समझना, ये आपकी पृथ्वी है, हम खुद ही बना लेते हैं, मैं आपको चित्र से क्लियर नहीं होगा। तो विषुवत रेखा आपकी ये रही। ठीक है, जो कि क्या कहा गया था, इसे काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और अब ये अक्षांश क्या होती हैं? तो अक्ष, आपको खुद ही पता चल रहा होगा, अक्ष। ठीक है, अक्षांश रेखा यानी कि अक्ष या समांतर रेखाएं। तो ये रेखाएं ऐसी होंगी। ठीक है, जो भी रेखा ऐसी होगी ना, बस समझ जाओ ये अक्षांश रेखा है। बस इतना सा ही पॉइंट है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट कर लेना आपको, अक्षांश रेखाएं का नोट, और ये चित्र भी बना लेना है। ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपको भूलनी नहीं है। ये आपका हो गया। तो अब दे रखा है आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये आपको चित्र का यूज भी करना है। ठीक है, चलो तो चलते हैं। अब यहाँ आपको और ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अगर ये अलग अलग कलर की स्लाइड लगाई गई हैं, तो इनका कोई इंपोर्टेंस है अपना, ऐसे ही नहीं लगाई गई है। ठीक है, नोट्स बनाने में और ज्यादा काम आएंगे। ठीक है,
तो पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी कि पृथ्वी के टेम्परेचर जोन है, तो वे 3 जोन हैं। 3 जोनों में पृथ्वी को बांटा गया है। ठीक है, तो चलो एक बार देख लो कौन कौन से जोन हैं। तो किताब आप बिल्कुल अपने सामने रख लो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध, दूसरा है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। विषुवत रेखा आपकी ये रही, 0 डिग्री पर होती है। ये वही रेखा है जो अभी थोड़ी देर पहले पड़ी, काल्पनिक रेखा है। तो बस ढंग से क्लियर आपका जब ही होगा जब आप इन्हें एक बार सारी परिभाषाओं को ढंग से याद कर लो। आगे चलते हैं, अब इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा, पहला है उष्ण कटिबंध। फर्स्ट है हमारा उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इस कारण इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट था आपका ये, मतलब पहला जोन था आपका ये। ओके, तो चलो इसे समझ लेते हैं एक बार, यहां समझेंगे इसे हम। ये है हमारी पृथ्वी, 2 भागों में किसने काटा इसे, विषुवत रेखा ने। ठीक है, 0 डिग्री पर थी। इसके तुरंत ऊपर रेखा होती है, क्या नाम होता है उसका, उसका नाम है कर्क रेखा। तो वो है कर्क रेखा। इसके नीचे होती है, उसका नाम है मकर रेखा। तो ये सब तीनों रेखा एक बार आप पढ़ लो, बिल्कुल ज्योग्राफी में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब समझना, जो ये पहला वाला था ना, उष्ण कटिबंध नाम था इसका। तो क्या कहना चाहता है अपनी डेफिनेशन से, ये कहना चाहता है कि साल में दिन भर में एक समय ऐसा आता है जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। तो कौन कौन सी रेखाएं बताई थी, यहां इसने बताई थी। तो ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। तो ये आप समझो, ये जो सन है ना, इसे ही सन समझ लो, जो लाइट है, और ये इसलिए बनाया गया है। तो प्रकाश इतने एरिया में रहता है, इतने क्षेत्र में सूरज का, क्योंकि सन हो जाता है ना, जैसे पृथ्वी है तो सन बिल्कुल ऐसे हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर। तो इस कारण यहाँ गर्मी ज्यादा होगी, तो ये यहाँ लिखा गया है ऊष्मा ज्यादा अधिक होती है। तो बस डेफिनेशन से बिल्कुल मत घबराओ, चीजों को समझो। जैसे क्या बोला, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा ये होगी आपकी। ठीक है, और दूसरी मकर रेखा। ठीक है, इनके बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में दोपहर में सिर के ठीक ऊपर यानी कि इस एंगल पर होता है। ठीक है, इस कारण यहाँ ऊष्मा ज्यादा अधिक होती है और इसलिए इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट था, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका आ जाएगा अब सेकंड। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा तीनों कैसे हैं ये। ठीक है, आप कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य किसी भी सिरे के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, और ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या कहने का मतलब है, यह आपकी कर्क रेखा हो गई। ठीक है, यह आपकी विषुवत रेखा होगी और ये आपकी मकर रेखा होगी। अब कहना चाहता है कि अब जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो कर्क और मकर रेखा के बीच में नहीं होगा, अब होगा वो ध्रुवों पर, मतलब थोड़ी थोड़ी साइडों में। ठीक है, जैसा कि शाम को भी होता है, क्योंकि शाम को सूरज बिल्कुल पृथ्वी के जस्ट ऊपर सामने थोड़ी होगा। अब जो सूरज की पोजीशन हो जाएगी ना, थोड़ी थोड़ी ऐसे बदलने लग जाएगी, जिसमें साइड में प्रकाश जाएगा। तो 2 स्थिति होंगी उसमें उत्पन्न, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी के 2 भाग होते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी 2 भाग में, एक उत्तरी और एक दक्षिण। तो समझते हैं, अलग अलग स्लाइड से इसलिए लिखा हुआ है जो आप नोट्स बनाने में आसानी हो जाए आपको। तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क एवं उत्तरी ध्रुव व्रत पर होगा। ठीक है, और दूसरी ओर दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के बीच में होगा। तो कहने का मतलब ये था कि 2 डायरेक्शन से प्रकाश जाएगा उस समय, मध्य में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि यहाँ ज्यादा ताप
टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होगा, टेम्परेचर मध्य होगा, ठीक है, बीच का टेम्परेचर होगा यहाँ। ओके, ये आपने पोजीशन देख ली, तो ये आपका दूसरा हो गया था। अब आपका तीसरा आ जाता है, क्या आ जाता है अब तीसरा आपका शीत कटिबंध। इससे नाम से पता चल रहा होगा, शीत मतलब ठंड, तो इसका मतलब अब क्या होगा वो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे मान लो अब ये पृथ्वी है, अब प्रकाश ऐसे ऐसे जा रहा होगा, मान लो ये सन, अब प्रकाश ऐसे ऐसे जा रहा है, तो किसी जगह पर तो रुका नहीं, के कारण उस क्षेत्र में ज्यादा ठंड पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा वहां रुक नहीं पाई। तो यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। डेफिनेशन लगती है कठिन, पर अगर आप बिल्कुल उन्हें डेफिनेशन की तरह ही पढ़ोगे ना, और बिल्कुल मतलब कायदे में पढ़ोगे, डेफिनेशन बोल क्या रही है, तो डेफिनेशन तो ये बिल्कुल ही याद हो जाती है आसानी से। हालांकि ज्योग्राफी थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के बीच में ठंड ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज में ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब वही था, सन वहां जा नहीं पाता है और इस कारण अधिक वहां ठंड होती है। तो तीनों पार्टों को एक बार फिर से समझो। पहला पार्ट था हमारा वो था उष्ण कटिबंध, दूसरा पार्ट था शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा पार्ट था शीत कटिबंध। पहला पार्ट क्या था, तो अब आप इसे नॉर्मली समझ सकते हो। इसमें जो सूर्य का प्रकाश होगा ना, तो ये आपकी कौन सी हो गई, तो आपको ही खुद ध्यान रखनी है, कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा जो कि पृथ्वी को दो पार्ट में, ये आपकी मकर रेखा। तो जो सूर्य है ना, सन, ये प्रकाश बिल्कुल यही मार रहा है, तो समझ रहे हो गर्मी कितनी ज्यादा होगी। और फिर आ जाता है अपना दूसरा क्या नाम है, शीतोष्ण कटिबंध। तो अब जो सन होगा ना, इन तीनों रेखाओं पर अपना सूर्य नहीं जाएंगी किरण, अब जाएंगी थोड़ी थोड़ी साइड में, तो टेम्परेचर नॉर्मल होने लग जाएगा। तीसरी पोजीशन क्या है इसमें, तीसरी है ये आपका सन, ये रही पृथ्वी, ये आपकी तीनों रेखाएं। अब जो सन की किरणें होंगी ना, वे अब जाएंगी इधर, दूर जाएंगी, ध्रुवों के से भी दूर चली जाएंगी, इस कारण यहां ज्यादा ठंड होगी। ओके, तो ये आपके तीनों कंप्लीट हो गए। अब आ जाता है देशांतर। तो अक्षांश क्या होता है ये आपने समझ लिया ना, ये वाली इस टाइप की रेखा वे कहलाएंगे आपकी अक्षांश, और देशांतर आपकी इस टाइप की रेखा को देशांतर बोलते हैं, ये वाली रेखा, ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे हम देशांतर। तो यहाँ एक परिभाषा लिखा हुआ है थोड़ा, किसी स्थान की अगर आपको स्थिति ज्ञात करनी है ना, तो अक्षांश और देशांतर ये दोनों पता होनी चाहिए किसी भी देश की अगर आपको स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो ये आप नोट कर लेना। ओके, आगे फिर देख रहा है इसमें थोड़ा इसमें बता रखा है उसके बारे में, देशांतर के बारे में, ठीक है। देशांतर के जो बीच की दूरी है उन्हें अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में नापते हैं, मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं। एंड ये अर्धवृत्त है, ठीक है, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो कैसा होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये आप देख सकते हो इधर, ठीक है। तो ध्रुव पे तो दूरी बिल्कुल एकदम घट जाएगी ना, जैसे कि यहाँ रेखाएं मिलती जाएंगी और बीच में थोड़ी दूरी बढ़ जाती है, तो ये इसका रीजन होता है। तो यहाँ थोड़े आपको ये उनके बारे में बता रखे हैं, अगर किसी भी देश की स्थिति ज्ञात करनी है, हालांकि ये इतना काम का है नहीं, ठीक है। और यहाँ ये समय के बारे में बता रखा है, तो आगे अब आपका इतना कोई था नहीं। तो पृथ्वी का जैसे सही आकार क्या है, तो भू-आभ, ग्लोब क्या है, ये सब आप जान गए हो, ठीक है। कर्क रेखा का अक्षांश मान कितना होता है, तो पृथ्वी के 3 कटिबंध हैं, ये भी आपने पढ़ लिए, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है, ये भी सब आपने पढ़ ली, तो ये आपको बिल्कुल जरूर लगा के देखने हैं, ठीक है। प्रमुख याम उत्तर का मान कितना होता है, शीत कटिबंधीय किसके नजदीक होता है, शीत कटिबंधीय आपके ध्रुवों के नजदीक होता है, तो इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ ही आज आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। साथ ही आपको नोट्स जरूर बनानी है, आपके नोट्स आपके जब पेपर आएगा ना बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।